चलो तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्प्रिंग फोर्स। क्या पढ़ेंगे? स्प्रिंग फोर्स। लास्ट क्लास मैंने आपको सारे कंस्टेंट मोशन करवा दिए थे, ठीक है। अच्छा, कंस्टेंट मोशन में एक और चीज शायद रह गया था, उस चीज को ऐड ऑन कर लेना स्ट्रिंग कंस्टेंट में। ठीक है, स्ट्रिंग कंस्टेंट में एक चीज और ऐड कर लेना। क्या था? वर्क डन बाय ऑल दी सिस्टम will equals to 0। किसके इक्वल होगा? वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब कह सकते हो कि समीशन ऑफ टेंशन इनटू एक्स ये हमेशा क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, ये हमेशा क्या होगा? 0 होगा स्ट्रिंग कंस्टेंट में। अगर नहीं याद आ रहा है तो थोड़ा सा याद दिला दूं। कुछ इस तरीके का था हमारा। इधर एक मास लटका हुआ है, यहां भी एक पुली है, यहां भी एक मास है, यहां भी एक मास है। इस तरीके से जो है ये स्प्रिंग कंस्टेंट। स्प्रिंग कंस्टेंट में हमेशा वर्क डन कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि इसका समीशन ऑफ टेंशन इनटू एक्स वो क्या होता है? हमेशा 0 होता है। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट है। क्या है ये? डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये 0 क्यों हुआ है? टी या एक्स की वजह से 0 नहीं हुआ है, ये अपने एंगल की वजह से 0 हुआ है। ठीक है, जो कॉस थीटा होता है उसकी वजह से 0 हुआ है। चलो फिलहाल तुम इतना याद रखो, यही तुम्हारे लिए इनफ है। खैर आगे बढ़ते हैं। स्प्रिंग फोर्स समझो। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? स्प्रिंग फोर्स। अच्छा, एक चीज और जो तुम्हें क्वेश्चन में करने को मिलेगा कि तुम ये भी अप्लाई कर सकते हो, समीशन ऑफ टेंशन इनटू एक्स विल इक्वल्स टू 0। आप ये भी अप्लाई कर सकते हो कि समीशन ऑफ टेंशन इनटू वेलोसिटी ये भी 0 होगा। समीशन ऑफ टेंशन इनटू एक्सेलरेशन ये भी क्या होगा? 0 होगा। क्योंकि देखो, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया या एक्सेलरेशन हो गया, तीनों एक ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना, तीनों किस में होगा? एक ही डायरेक्शन में होगा। और मैंने बताया कि एंगल की वजह से चीज 0 हुई है। ठीक है, इसलिए तीनों चीजें 0 हो जाएंगी। तो वर्क डन जो होगा सिस्टम में हमेशा कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, चलो तो स्प्रिंग फोर्स है ना, स्प्रिंग फोर्स के ऊपर ढंग से डिटेल में बात कर लेते हैं। तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? अगर हमारे पे ये एक स्प्रिंग है जो अपनी नेचुरल लेंथ एल पे है, जो अपनी नेचुरल लेंथ एल पर है, हम क्या करते हैं? इसे थोड़ा एलोंगेट कर देते हैं। मान लो हमने एक्स डिस्टेंस तक इसको क्या किया? एलोंगेट कर दिया। तो एलोंगेट करते के साथ ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये खुद को इधर की तरफ क्या करेगा? पुल करेगा या पुश करेगा? पुल करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। करेक्ट कि नहीं? इधर आ जाओ। वहीं अगर इस स्प्रिंग को तुम क्या करते हो? कंप्रेस कर दो किसी एक्स डिस्टेंस तक। मान लो अपन कंप्रेस कर देते हैं, तो कंप्रेस करते ही क्या होगा बच्चों? ये इधर की तरफ क्या करेगा? पुश करेगा। तो ये जो पुल और पुश है, इसके ये क्या क्या है? क्या ये एक फोर्स है? पुल और पुश क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। इसीलिए यहां पे आपका एक फोर्स इंट्रोड्यूस हो गया, दैट इज स्प्रिंग फोर्स। इसको मैं एफएस से दिखा रहा हूं। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? स्प्रिंग फोर्स। तो ये जो स्प्रिंग फोर्स है, ये तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। ये एक्स के क्या है बच्चों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा एलोंगेट करोगे उतना ज्यादा ये स्प्रिंग फोर्स आएगा, जितना ज्यादा कंप्रेस करोगे उतना ज्यादा ये स्प्रिंग फोर्स आएगा। करेक्ट? हाँ, एक चीज में क्या ध्यान देना है, जैसे मैं इसको अगर थोड़ा ओपन करूं, दिस एफ एस विल इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ के एक्स। ठीक है, यहां मैंने क्या लिखा है? नेगेटिव ऑफ के एक्स। दिस नेगेटिव साइन कम्स ड्यू टू दैट डायरेक्शन। देखो, फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट, फ्रिक्शन नॉट फ्रिक्शन, सॉरी, स्प्रिंग फोर्स और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन है, इसीलिए नेगेटिव साइन आया है। ठीक है, इंडिकेट्स दैट द डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। क्लियर हो गया यहां तक स्प्रिंग फोर्स? ठीक है, तो फिर स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया सर? इट इज नेगेटिव ऑफ के एक्स। नोट कर लो यहां तक।
हो गया नो। अब ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है के क्या है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर हम बात करें स्प्रिंग कांस्टेंट की, तो स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, पहले तो ये लिख लो। यूनिट क्या होगा इस स्प्रिंग कांस्टेंट का, गुड वन, न्यूटन पर मीटर। अगर डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या होगा, बड़े आराम से लिख सकते हो क्या, डायरेक्ट लिख दूं mt-2, है ना, एल एल तो कैंसिल आउट हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो के है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ के, ठीक है। ये अभी तो मैं बता रहा हूं, आगे प्रूफ भी कर दूंगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ये जो लेंथ है एल लेंथ, इसको तुम समझ भी सकते हो। मान लो एक ऐसा स्प्रिंग है तुम्हारे पास, ठीक है, जो बहुत छोटा है। अच्छा मैं पहली बात ये बता दूं, ऐसा मत कंपेयर करना कि सर अगर मान लो सर जो मोटा स्प्रिंग है ना, अगर मास ज्यादा होगा बच्चा, तो ऑफकोर्स की बात है इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। इनर्शिया ज्यादा होगा तो ऑफकोर्स की बात है उसकी टेंडेंसी रेसिस्ट करने की ज्यादा होगी। मैं एक नॉर्मल मास की बात कर रहा हूँ कि एक वही मास है, एक बड़ा स्प्रिंग है और एक छोटा स्प्रिंग है, ठीक है। बड़े वाले स्प्रिंग में अगर तुम थोड़ा सा पुश करो, ठीक है, या फिर बड़े वाले स्प्रिंग को हल्का सा तुम खींचो, एलोंगेट करो, या फिर छोटे वाले स्प्रिंग को एलोंगेट करो, कौन सबसे ज्यादा तेजी से अपनी तरफ खींचेगा, छोटा वाला, ठीक है ना। ऑफ कोर्स ये बात समझ पा रहे हो ना। बस इसीलिए यहां से ये याद रखो के जो है नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। अगर लेंथ छोटी होगी तो ये के क्या होगा, बढ़ेगा। के जैसे ही बढ़ेगा, देखो जो स्प्रिंग फोर्स है वो एक तरीके से इस पर डिपेंड तो कर ही रहा है ना। अगर ये बढ़ेगा मल्टीप्लाई में है, स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा, करेक्ट बात आई समझ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ लिख ही लिया यहाँ तक, चलो एक सवाल से तुम्हें करवा देता हूँ। यहाँ तक तो लिख ही लिया ना, लिख लो इसको, एक सवाल भी देखो जरा। सवाल से पहले चलो एक काम करो, तुम ये मुझे करके बता दो। मान लो मैंने यहां से एक स्प्रिंग जो है इस तरीके से लटका रखी है, यहाँ कोई एम मास है, ठीक है। अब इस एम मास के वजह से इसमें एलोंगेशन आएगा, एक्स लेंथ तक, मान लो एक्स लेंथ तक एलोंगेट हुआ ये। तो बताइए फाइंड elongation इन स्प्रिंग, एक्स की वैल्यू बता दो कितना होगा, ठीक है। निकाल के बताओ जरा, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट आपको के गिवन है, निकाल के बताओ कितना होगा। आगे आंसर, है ना। सर ऊपर की तरफ लगेगा क्या, टेंशन लगेगा, नीचे क्या लगेगा, mg, करेक्ट। और ये जो टेंशन है यही तो आपका स्प्रिंग फोर्स के इक्वल होगा, और स्प्रिंग फोर्स क्या है आपका kx, और kx किसके इक्वल हो गया, mg, x किसके इक्वल हो गया, mg बाई के, डन, ठीक है। एलोंगेशन टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे। अच्छा चलो कंप्रेशन टाइप के भी क्वेश्चंस करके देखो। कंप्रेशन मतलब देखो एक सवाल दिखाता हूं, ये एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, और अभी ये मान लो किसी हाइट तक है, इस पे हमने किसी एम मास को रखा, एम मास के रखते ही ये जो स्प्रिंग है ये 4 सेंटीमीटर मान लो दब गया, ये 4 सेंटीमीटर दब गया। आपको बताना है फाइंड एम, ये एम कितना होगा ये बता दो, ठीक है। एम कितना होगा ये बता दो, और के जो है, के आपको दिया हुआ है 1000 न्यूटन पर मीटर। चलो लाइट की स्पीड से बताओ जरा कितना होगा,
देखो यहां पे हो क्या रहा होगा, स्प्रिंग है, अब चूंकि इसे तुम दबाए हो तो ये क्या करेगा, पुश करेगा सर, पुश करेगा तो ये आगे की तरफ, ये तुम्हारा हो गया इसका फोर्स, स्प्रिंग फोर्स हो गया, करेक्ट। अब चूंकि एम मास है तो नीचे की तरफ आ रहा होगा mg से, तो बड़े आराम से कह सकते हो सर दिस Fs विल इक्वल्स टू mg, और ये किसके इक्वल होगा, kx विल इक्वल्स टू mg, k कितना दिया हुआ है, तो x इक्वल्स तुम्हें क्या निकालना था, m निकालना था, तो m इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, सर kx अपॉन में g, ठीक है ना। k कितना दिया हुआ है सर 1000, x कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करो 4/100, g कितना होगा 10, देखो जरा सब तो कट गया, 0 से 0 ये 0, ये 0 से ये 0 कटा, मास कितना आ गया बच्चों 4 kg, दैट्स इट। अब तो करोगे नहीं, यूनिट में तो रखना ही होता है, सेंटीमीटर में थोड़ी निकालोगे। आई बात समझ में, एक और सवाल हो जाए सर, चलो ये कह लो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट क्या, अच्छा सवाल है, मतलब ठीक है, इजी क्वेश्चन है और थोड़ा दो कॉन्सेप्ट को मिला भी देता है। बेटा ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, और यहां पे एक m मास हमने रख दिया है, और ये दूसरा स्प्रिंग है, दोनों की लेंथ यहां से यहां तक की और यहां से यहां तक की l है, ये गिवन है। अब देखो सीन क्या हुआ ना, इस m मास के रखते ही ये स्प्रिंग नीचे झुक गया, ठीक है, m मास के रखते ही ये स्प्रिंग क्या हुआ, नीचे झुक, नीचे आने की वजह से ये कुछ ऐसा हो गया, अब ये m मास है, समझ गए बात को। तो ये मान लो किसी x डिस्टेंस तक नीचे आया है, तो सवाल ये है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m when it has descended by distance x, ठीक है, और अगर कुछ देना भी है तो मैं क्या दे दूंगा, स्प्रिंग कांस्टेंट मैंने दे दिया, दोनों का k ही है, ठीक है, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, k है, लेंथ क्या है l है, और m मास का ऑब्जेक्ट है। चलिए करिए जरा इसको, देखो कैसे निकाल सकते हैं इसको, ढंग से सोचो जरा, है ना। देखो पहले इसकी नेचुरल लेंथ l थी, इसकी नेचुरल लेंथ l थी, अब ऑफ कोर्स सी बात है जब आप इस m मास को रिलीज करोगे तो ये एलोंगेट होगा, है ना, कितना एलोंगेट होगा जरा निकाल लो, तो यहां से यहां तक l है, यहां से यहां तक x है, तो ये कितना हो गया अंडर रूट l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब जो इसकी लेंथ है वो कितनी होगी, अंडर रूट l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये भी कितना हो गया अंडर रूट l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, करेक्ट, यही हो गया। फटाफट से फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, तो नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, और इसमें लग रहा होगा इधर की तरफ टेंशन T, मान लो ये थीटा एंगल है, ये भी मान लो थीटा एंगल है, तो इधर भी T टेंशन लग रहा है और इधर भी T टेंशन लग रहा है। तो मैंने कहा था जब भी थीटा है कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर लगा के क्या करो, सॉल्व कर लो। देखो कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर किधर लगेगा, तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा बच्चों, T का साइन थीटा, इधर भी क्या हो जाएगा T का साइन थीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा, दोनों का आ जाएगा ना, तो डायरेक्ट लिख दूं 2T cos थीटा, करेक्ट। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, आपको साफ साफ दिख रहा है 2T cos थीटा। अच्छा अब चूंकि ये नीचे आ रहा है, तो अगर मुझे इक्वेशन बनाना है, मैं इक्वेशन कैसा बनाऊंगा सर, इक्वेशन बनेगा mg माइनस 2T cos थीटा इक्वल्स टू ma, करेक्ट। मुझे ये एक्सेलरेशन निकालना है ना, तो क्या करेंगे फटाफट से पुट कर दो, अब सारी वैल्यू पुट करो, तो m अच्छा यहाँ m नहीं है, m यहाँ डाल दो, तो g माइनस 2T cos थीटा बाई m विल इक्वल्स टू a, यही हो गया। तो g हमें पता है, 2 हमें पता है, t कितना होगा, स्प्रिंग फोर्स है सर, कितना होता है kx होता है, तो k डाल दिए। x क्या होता है बच्चों आपका, इलोंगेशन, जितना एलोंगेट हुआ है, तो एलोंगेट यहाँ पे कितना हुआ है, अब जो लेंथ है तुम्हारी वो है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पहली जो लेंथ थी वो कितनी थी, एल थी, तो माइनस का एल, इतना ही तो एलोंगेट हुआ है,
ठीक है ना, यही तो एलोंगेट हुआ है, एलोंगेट वाला अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एल, और नीचे क्या है एम हो गया, और cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो वो क्या क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है बच्चों, सर बेस बेस बेस, ये थीटा है तो ये हो गया बेस, बेस तो है एक्स, और हाइपोटेनस है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरा इक्वल हो गया किसके, एक इक्वल हो गया। जरा देखो इसमें से कोई ऐसी चीज है जो मुझे गिवन नहीं थी, कोई ऐसी चीज होगा तो उसे हटा देंगे। जी हमें पता है, टू पता ही होता है, के ठीक है, एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर एल एम, सारी चीजें हमें गिवन थी, है ना, तो ये हमारा फाइनली एक्सेलरेशन निकल के आ गया। समझ में आया, अगर वैल्यू दूंगा तो वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ठीक है, क्लियर हो गया स्प्रिंग फोर्स। चलो अब जरा एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, नोट करना चाहोगे कर लो नोट, सॉल्व तो कर ही लोगे आप खुद से भी, है ना। चलो हाँ, तो अब जो है आपका एक नोट करके लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो कटिंग के ऊपर सवाल है, कॉन्सेप्ट है कटिंग के ऊपर। इफ स्प्रिंग और स्ट्रिंग इज कट देन टेंशन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, मैंने क्या कहा, अगर स्प्रिंग या स्ट्रिंग को कट करोगे तो टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, जस्ट की बात कर रहा हूं, टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे समझो, मान लो ये स्प्रिंग है, ठीक है, या ऐसे समझो ये एक स्प्रिंग था, ठीक है ना, ये क्या था बच्चों, एक स्प्रिंग था, तुमने क्या किया, स्प्रिंग को कट कर दिया, यहां से तुमने क्या करा, कटिंग करी। अब बच्चों एक बात को समझो, जैसे ही तुम कट करोगे, क्या ये अपनी जो भी इसकी नेचुरल लेंथ होगी उसको, अभी ये नेचुरल लेंथ पे ही है, अपनी नेचुरल लेंथ एल पे ही है, लेकिन हमने इसको 20 से कट कर दिया, तो ये क्या शिफ्टिंग होने में बहुत समय लगाएगा क्या, शिफ्टिंग होने में क्या समय लगाएगा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल मतलब कह सकते हो सर dt टाइम के अंदर ये अपनी नेचुरल लेंथ को अचीव कर लेगा, ठीक है ना, dt टाइम के अंदर अपनी नेचुरल लेंथ को अचीव कर लेगा। तो इसीलिए जो आपका टेंशन है वो टेंशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, स्प्रिंग में किसी भी तरह का कोई टेंशन देखने को नहीं मिलेगा आपको। सिमिलरली अगर मान लो कोई एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को आप बी से ऐसे कट करते हो, जो भी इसकी पोजीशन है वो तुरंत पहुंच जाएगी वो, ठीक है, तो किसी भी तरह का इसमें भी टेंशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, दोनों केसेस में आपका टेंशन कितना होगा, जीरो हो जाएगा। बात आई समझ में, ठीक है। वहीं पे अगर मान लो कुछ ऐसा केस है, वही मान लो कुछ ऐसा केस है, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग से एक मास इस तरीके से लटका हुआ एम मास, और यहां से स्ट्रिंग के थ्रू एक और मास एम मास हमने लटका दिया, ठीक है, हैंग है। देखो क्या होगा, अगर जैसे हम स्ट्रिंग को कट करते हैं बच्चों, हमने क्या किया, इस स्ट्रिंग को कट कर दिया, तो स्ट्रिंग को कट करते ही क्या देखने को मिलेगा, सर ये हल्का सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यही तो होगा, हल्का सा ऊपर क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। अब इसकी शिफ्टिंग में ना क्या होगा ना, समय लगेगा, इसकी शिफ्टिंग में थोड़ा समय लगेगा, dt टाइम में ये नहीं होगा, वो दिखेगा, समय लगेगा, इसीलिए यहां पर क्या होगा बच्चों, t रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है, t रिमेन्स अनचेंज, जितना टेंशन था उतना ही रहेगा, ठीक है, लेकिन यहां पर जीरो हो जाएगा, कट करते टेंशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और यहां पे जितना था उतना ही रहेगा, रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, इन बातों को नोट कर लीजिए, ठीक है, यहां पे लिख भी दो, जस्ट आफ्टर कटिंग दी स्ट्रिंग
जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो अब सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज करके एक अच्छा सा सवाल कर लेते हैं। सवाल है एक, ये स्प्रिंग है, यहां मास लटका हुआ है 3m, फिर मैंने एक स्ट्रिंग लगा दिया और स्ट्रिंग में मास है 2m, फिर से एक स्प्रिंग लग गया, यहां पे मास है m। ठीक है, मान लो ये स्प्रिंग मैंने नाम दिया स्प्रिंग 2, इसे नाम दिया मैंने स्प्रिंग 1। तो पहला मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन of block just after cutting of S1। ये पहला है, ठीक है ना, S1 को हमने कट करा है, तो बताओ क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को ना पहले ना एनालाइज कर लो, ठीक है, क्या है नहीं एनालाइज कर लो। तो सबसे पहले जो कह रहा है ना, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन ब्लॉक जस्ट आफ्टर कटिंग, पहले बना लो कि जस्ट बिफोर कटिंग क्या होगा। तो पहले अपन बनाते हैं जस्ट बिफोर कटिंग का, जस्ट बिफोर कटिंग। थ्री एम है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में 2m लटका हुआ है भाई, और फिर स्प्रिंग लग करके ये m हो गया। ठीक है, यही सिस्टम है बच्चों, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं शिफ्ट। स्प्रिंग है, स्प्रिंग से कितना लटका हुआ है 3m, स्ट्रिंग लगा दिया, स्ट्रिंग से कितना है 2m, फिर स्प्रिंग लगा के m, यही है बच्चों। ठीक है, बिफोर कटिंग की अगर हम बात करें तो बिफोर कटिंग में क्या हो रहा होगा, सर ये इसको मान लो T1 टेंशन से खींच रहा है, ये इसको मान लो T2 टेंशन से खींच रहा है, ये इसको मान लो T3 टेंशन से खींच रहा है। ठीक है, तो T1 की वैल्यू कितनी होगी, सर T1 तो आपका mg के इक्वल होगा, करेक्ट। T2 की वैल्यू कितनी होगी, 2m प्लस m, कितना हो गया 3mg, यही तो होगा। T2 कितना होगा 3mg होगा, एक तो इसको 2m से खींच रहा है और स्प्रिंग भी तो अपनी तरफ खींच रहा होगा T1 से, करेक्ट। वही T3 देखो, T3 कितना होगा, एक तो 3mg हो गया, ठीक है, बाकी T2 कितना है 3mg, तो भी कितना हो गया 6mg, तो T3 कितना आ गया 6mg। अब जैसे ही हमने कट कर दिया, आफ्टर जस्ट आफ्टर कटिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग, कटिंग होते ही ये 3m का ब्लॉक है, ये आपका 2m का ब्लॉक है, और जो m वाला ब्लॉक था वो तो क्या हो गया, ये तो कट हो गया। तो कट होते ही ये जो T1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 0 के, क्योंकि मैंने बात बताया था कि अगर स्प्रिंग कट करोगे तो जस्ट आफ्टर कटिंग टेंशन कितना हो जाएगा 0, तो T1 तो 0 हो गया। लेकिन यहाँ जो T2 था, T2 कुछ एडजस्ट हो गया होगा, कुछ एडजस्ट हो गया होगा, पता नहीं कितना होगा, और T3 तो आपका वही रहेगा, रिमेन्स अनचेंज, दैट इज 6mg, करेक्ट। समझ में आ रही बात है ना, दैट इज 6mg। अब फटाफट क्या करो, इक्वेशन बना लो। ठीक है, तो पहले मैं 2m को पकड़ता हूँ, 2m के साथ क्या क्या हो रहा होगा, सर 2m ना नीचे आना चाह रहा होगा 2mg के साथ, ठीक है, बट इसको ऊपर की तरफ खींच करके रखा है किसने, T2 ने, बट फिर भी इसका जो एक्सेलरेशन है वो किधर है, नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ है कि नहीं बताओ, है ना, यानी कि ये क्या हो गया 2mg माइनस का T2 विल इक्वल्स टू 2m इंटू ए। थोड़ा और क्लियरली लिखते हैं इसको, सर 2mg माइनस का T2 इक्वल्स टू 2m ए, यही आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं आपका इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली 3m के लिए देखो,
थोड़ा सा इसे अपन जगह बनाएंगे। हाँ, सिमिलरली हम लोग देख रहे हैं 3m के लिए, 3m के साथ क्या हो रहा होगा सर, 3m तो नीचे खींच रहा होगा इसको 3mg के साथ, करेक्ट, बट वहीं पर T3 जो है ऊपर इसको खींच रहा होगा 6mg के साथ, ऊपर आओ, बट फिर भी ये किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज और है जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, ये अभी T2 एडजस्ट हुआ है ना, तो T2 भी तो होगा, ठीक है, यानी कि T2 भी तो नीचे खींच रहा होगा इसको, क्योंकि स्ट्रिंग का क्या है, नेचर क्या है, अपनी तरफ खींचता है, तो ये अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो T2 भी खींच रहा है, 3mg भी खींच रहा है, और इन सबको स्प्रिंग मेंटेन करके रखा है 6mg, ठीक है। फटाफट से बना लो जरा इसका, 3mg, अच्छा फिर भी नीचे ही आ रहा है, तो 3mg प्लस T2 माइनस का 6mg, दिस विल इक्वल्स टू 3mg, दिस इज योर इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन समझ में आई कैसे बना? अब सॉल्व करने के लिए बहुत आसान हो गया, दोनों इक्वेशन को आप क्या करो, ऐड कर दो, जैसे ऐड करोगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, देखो जरा 3mg प्लस 2mg, सर 5mg, ठीक है, प्लस का T2 माइनस का T2, T2 कैंसिल आउट, माइनस का 6mg, अच्छा पहले ही माइनस का 6mg था, कर ही लेते इससे अच्छा है ना, तो फिर भी वही होगा, माइनस का 6mg प्लस का 3mg कितना हो गया, माइनस का 3mg, माइनस का 3mg और 2mg कितना हो गया, माइनस का mg हो गया, तो माइनस का mg विल इक्वल्स टू 5m, ठीक है, कितना आ गया बच्चों एक्सेलरेशन, m से m कैंसिल आउट, एक्सेलरेशन कितना हो गया, g/5, नेगेटिव डायरेक्शन को शो कर रहा है, आगे बात समझ में, एक्सेलरेशन कितना होगा, g/5 आ गया था आप लोग का। अब T2 तुम्हें निकालना है, T2 कैसे निकालोगे, इस एक्सेलरेशन को यहां पुट कर दो, ठीक है, पुट करते ही तुम्हारा निकल के आ जाएगा, यहां नहीं, हाँ ये वाली चीज, हाँ ए में पुट कर दो, इस वाली चीज को तुम यहां पुट कर दो, पुट करोगे टी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, यहां तक आ गया समझ में, चलो नोट कर लो, और अगर कर लिए हो खुद से तो इसी में एक और सवाल लगा लो, है ना, पहला था ना ये, इसी में मैं दूसरा ऐड ऑन कर रहा हूं, दूसरा ऐड ऑन कर रहा हूं, इफ स्ट्रिंग गेट कट्स, अगर मैं इस स्ट्रिंग को ही कट कर दूं तब क्या होगा बताओ, चलो ले लो समय और निकालो जरा, चलो भाई यहां ध्यान देंगे, स्ट्रिंग गेट कट, अगर स्ट्रिंग को ही कट कर दे, अगले पेज में करते हैं, तो सॉल्यूशन है, यहां पे लगा हुआ है 3m, स्ट्रिंग से अटैच है 2m, फिर से स्प्रिंग लग गया और स्प्रिंग से अटैच है m, हमने क्या किया, स्ट्रिंग को कर दिया कट, ठीक है, तो स्ट्रिंग को कट करते ही यहां पे टेंशन कितना हो जाएगा, 0, ठीक है ना, टेंशन कितना हो जाएगा, 0, हाँ ये वाला टेंशन तो रहेगा ही, ये वाला टेंशन तो रहेगा ही, ये T1 कितना होगा, mg के इक्वल, ये T3 कितना होगा, 6mg के इक्वल, है ना, नहीं ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा था कि अगर टेंशन को काटते हैं, स्ट्रिंग को काटते हैं तो टेंशन सेम रहेगा, अगर ढंग से तुम सुनो तो मैंने ये कहा था कि अगर हम लोग स्ट्रिंग को कट करेंगे तो टेंशन इन स्प्रिंग क्या होगा, रिमेन्स अनचेंज्ड, करेक्ट, लेकिन टेंशन इन स्ट्रिंग क्या होगा, 0 होगा। दोबारा से मैं तो स्लाइड पे वापस लेके जाता हूं, if the spring or string is cut then tension will equals to 0, अगर स्ट्रिंग को कट करोगे तो टेंशन इन स्ट्रिंग कितना होगा, 0 होगा, बट वहीं पे अगर स्प्रिंग के साथ स्ट्रिंग अटैच है और तब कट करोगे तो टेंशन इन स्प्रिंग क्या होगा, रिमेन अनचेंज, समझ गए बात को, तो स्ट्रिंग में तो टेंशन 0 हो जाएगा, बट स्प्रिंग का
अनचेंज रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे T36 mg ही लिखा है। समझ गए बात को? और ये आपका कितना हो गया, mg हो गया, ठीक है। और T2 कितना हो गया, 0 हो गया। अब जरा देखो जरा, तो पहले तो अपन m को पकड़ते हैं। m के साथ क्या कहानी हो रही होगी, सर m तो mg के साथ नीचे आना चाह रहा होगा, बट इसको T1 के साथ ऊपर खींचा जा रहा होगा, है ना। मतलब कि इसमें एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0 हो गया। समझ गए बात को? वहीं दूसरे वाले को उठाओ, 2m वाले को, इसमें क्या हो रहा होगा, तो इसमें तो सर ये 2mg के साथ नीचे आना चाह रहा होगा। और कुछ लग रहा है, हाँ सर T1 लग रहा है, T1 भी तो इसे नीचे खींच रहा है, वो स्प्रिंग, करेक्ट। ऊपर कुछ है T2, सर वो तो 0 हो गया, करेक्ट। यानी कि बड़े आराम से कह सकते हो T1 किसके इक्वल है, ये भी पता है तुम्हें, वो mg के इक्वल है। तो mg प्लस 2mg और 3mg किसके इक्वल होगा, 2ma का। यहां से m से m कैंसिल, a कितना आ गया, 3g/2। ये किसके लिए, ये 2m वाले के लिए। आई बात समझ? वहीं अगर हम बात करें इस वाले के लिए, 3m वाले के लिए, तो इसके साथ क्या हो रहा होगा, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है बच्चों, सर 6mg। नीचे क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है 3mg। T2 तो 0 ही हो गया, है ना। मतलब डायरेक्ट क्या लिखोगे, सर 3mg, डायरेक्ट ही लिख दें 3mg, 3mg इज इक्वल्स टू 3ma, है ना। 6 माइनस 3 3 हो गया, यहाँ पे 3 3 कैंसिल, m कैंसिल, a इक्वल्स टू g। ये तो आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते थे, सर एक्सेलरेशन उसमें g होगा, क्योंकि बाकी सब कुछ तो हट गया। समझ गए बात को? क्वेश्चन आया समझ में? तो ये था कटिंग के ऊपर। चलो इसमें मैं एक और ऐड ऑन कर देता हूँ। ये मेरा S2 था ना, ये S2 था और ये S1 था। चलो अब तुम लोग एक काम करो, ये करके दिखाओ, इफ S2 इज कट, अगर S2 को ही कट कर दूं, चलो S2 को कट कर दिया, बताओ क्या होगा एक्सेलरेशन। अगर S2 को कट करोगे क्या होगा, चलो एक अलग से फिर से बना लेते हैं, छोटा हो जाओ भाई। देखो अगर हम S2 को कट करेंगे तो कंडीशन क्या होगी, ये है आपका 3m, ये है आपका 2m और ये है आपका m। जैसे ही आप इसको कट करोगे, कट करते ही बच्चों T3 कितना हो जाएगा, सर 0 हो जाएगा, करेक्ट। ये T2 कितना हो जाएगा, सर ये एडजस्ट होगा कुछ, ठीक है। और T1 आपका रिमेन्स अनचेंज्ड, mg तो है, mg ही रहेगा। तो एक्सेलरेशन निकालना है मुझे, इस वाले का बताओ, m वाले का कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं, 0 ही होगा क्या, करेक्ट। 2m वाले का इक्वेशन बनेगा, ये है सर 2m, 2m के साथ क्या हुआ, तो 2m के साथ ये हुआ है कि ऊपर तो इसे T2 लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है, mg और T1, ये T1 भी तो लग रहा है, तो ये क्या हो गया सर, T1 प्लस mg T2, तो mg एक सेकेंड, 2mg है ना यहाँ, 2mg प्लस mg 3mg, 3mg माइनस का T2 विल इक्वल्स टू 2ma। इक्वेशन बन गई। सेम आप 3m के लिए करिए, 3m में क्या हो रहा होगा, ऊपर का T3 कितना हो गया, 0, यानी ऊपर किसी तरह का कोई टेंशन है ही नहीं। जो भी है नीचे, नीचे क्या लग रहा है, नीचे तो एक तो लग रहा है आपका 3mg और दूसरा T2 लग रहा है। इक्वेशन लिखोगे, क्या लिखोगे सर, 3mg प्लस T2 विल इक्वल्स टू 3ma। इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा सर, 3mg खत्म, T2 ये भी खत्म हो गया, 3ma कितना हो गया, सब 0 के इक्वल आ गया। कहाँ, अच्छा 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 अच्छा, T2 भी तो है, नहीं T2 कह रहा हूँ, क्या सवाल क्या था, 3mg प्लस 3, ठीक है,
यहां से तुम्हारा एक्सेलरेशन दोनों को ऐड करेगा, कितना आ रहा है 3mg माइनस का t2 इक्वल्स टू 2ma। दूसरी इक्वेशन बन गई 3mg प्लस का t2 इक्वल्स टू 3ma। अच्छा हाँ, पता नहीं क्या जीरो कैसे हो गया, 3mg ऐड कर रहे हैं ना अपन, 3mg कितना हो गया 6mg हो गया, t2 कैंसिल 5ma हो गया। a कितना आ गया बच्चों, m से m कैंसिल 6/5, 6g/5। क्लियर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस निकालोगे अब आराम से, है ना। चलो ठीक है। अब इसी टाइप में ना एक थोड़ा और बनता है, वो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, इसी में एक और क्या रहता है, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। देखो वो क्या होता है, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। ये कुछ भी नहीं है, ये बस इतना बताता है ना, देखो स्प्रिंग बैलेंस का जब भी तुम्हें सवाल करना होगा ना, बड़े आराम से कर सकते हो। ये स्प्रिंग है और ये ऐसा ना हुक रहता है, इसमें हम लोग ना कुछ भी कोई मास लटका देते हैं। तो ये जो स्प्रिंग बैलेंस है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, टेंशन को मेजर करता है। किसको मेजर करता है, टेंशन को। तो बड़े आराम से इस बात को लिख दो, स्प्रिंग बैलेंस, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस measure टेंशन इन स्प्रिंग। क्या आप आराम से कर लोगे स्प्रिंग बैलेंस के भी सवाल। तुम्हें अगर रीडिंग निकालने को कहेगा, तुम सीधा टेंशन निकालो, जो टेंशन होगा वही उसकी रीडिंग होगी। समझ गए बात को। अब चाहे कितना भी मास लटका दे, कुछ भी इसके साथ कर दे, कर लोगे ना, सीख गए। चलो नोट कर लो। चलो एक काम करो, सवाल है आपके पास, सवाल से देख लेते हैं थोड़ा। ना ऐसा नहीं रखते, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। बेटा ये एक लिफ्ट है, ठीक है, और लिफ्ट में ना ये स्प्रिंग लगा हुआ है, और स्प्रिंग में ये कोई मास है, मास मान लो कितना ले लो, 10 kg ले लेता हूँ। चलो मास जो है ना वो है 10 kg, और लिफ्ट जो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। करिए जरा कैलकुलेट। देखो बड़े आसानी से सवाल को कर लोगे। ये 10 kg है, तो ये 100 न्यूटन से नीचे खींच रहा होगा इसको। अब स्प्रिंग बैलेंस है तो ये टी टेंशन से ऊपर खींच रहा होगा, बट पूरा ऊपर जा रहा है ना, यानी टी बड़ा होगा, टी माइनस 100। करेक्ट। एक्सेलरेशन ऊपर कितना है, मास कितना है 10, एक्सेलरेशन ऊपर कितना है 5, कितना आ गया, t माइनस 100 इज इक्वल्स टू 50। तो t कितना आएगा आपका 150 न्यूटन आएगा। आई बात समझ, ठीक है, यही आया था। चलो बढ़िया है। तो ये तो तुम्हारा हो गया स्प्रिंग बैलेंस। अच्छा एक और कॉन्सेप्ट को सीख लो, जब हम लोग कट करते हैं ना, स्प्रिंग कांस्टेंट को कट करते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट के टर्म्स में सीख लो। चलो देखो जरा, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है। मान लो ये अपने पे एक स्प्रिंग है, इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट के है और नेचुरल लेंथ L0 है, ठीक है, और अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कट करते हैं। तो ये मान लो लेंथ L1 हो गई, ये वाली लेंथ L2 हो गई, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 हो गया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट अब K2 हो गया, ठीक है सॉरी। तो हमेशा इसका मान लो ये K0 है, हमेशा ये जो होगा ना K0 L0, ये हमेशा फिक्स्ड होगा, कांस्टेंट होगा। K0 L0 will equals to K1 L1 will equals to K2 L2। ये क्या होगा, ये हमेशा फिक्स्ड होगा। समझ गए बात को, तो इस बात को ध्यान रखना। K0 L0, K1 L1, K2 L2 ये सब क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इसी पे एक सवाल दे देता हूं,
क्वेश्चन है, स्प्रिंग है, इसको मैंने कट करा 2:3 में, ठीक है। पहले जो इसका के था वो था 1000 न्यूटन पर मीटर। अब इस वाले का K1 हो गया, इस वाले का K2 हो गया। तो आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ K1 एंड K2। K1 और K2 की वैल्यू निकाल के बताइए। चलिए कैलकुलेट करिए जरा। चलो देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहीं से तुम निकाल के भी लिख सकते हो फॉर्मूला। सर K1 को अपन लिख सकते हैं, ये जो है ना K0 L0 इज इक्वल्स टू K1 L1, तो K1 को क्या लिख सकते हो बड़े आराम से, K0 L0 अपॉन में L1, करेक्ट। वही अगर K2 को लिखना चाहो तो K2 को क्या लिख सकते हो, K0 L0 अपॉन में L2, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, K1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सबने निकाल ही लिया है, 2500 आया था, और K2 कितनी 5000/3 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। चलो आगे बढ़े फिर। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्यूडो फोर्स, ठीक है। स्यूडो फोर्स क्या होता है, देखिए इसको मैं जुगाड़ू फोर्स भी कहता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं क्या कहता हूँ, जुगाड़ू फोर्स। ये कोई रियल फोर्स नहीं है, बस ये हम ना क्वेश्चंस को यूज करने के लिए, बस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज कर रहे हैं। जुगाड़ू फोर्स है, एकदम बढ़िया जुगाड़ू फोर्स है, इससे हम अपना ना काम आसान हो जाता है, ठीक है। तो सूडो फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स, इज नॉट अ रियल फोर्स, ठीक है। हालांकि जो इसका मैग्नीट्यूड होगा ना वो mg ही होगा, mg कह रहा हूं ma ही होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। जो मैग्नीट्यूड है वो मास इनटू एक्सेलरेशन ही होगा, बस फर्क इतना है जो इसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन जो है वो हमेशा अपोजिट टू द मोशन, ठीक है। डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, अपोजिट टू दी मोशन होगा। इसको नोट करो और एक क्वेश्चन देता हूं उससे समझाऊंगा ढंग से। जैसे देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक लिफ्ट है और इस लिफ्ट में ये अपने पे एक पुली है, इधर की तरफ 6 kg लटका हुआ है, इधर की तरफ 4 kg है, ठीक है। और ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जा रही है। आपको क्या बताना है, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। एक्सेलरेशन और टेंशन बताइए, क्या कैलकुलेट करना चाहोगे या मैं बता दूं, करना चाहोगे, चलो करो फिर करो। ये चलो थोड़ा आसान और थोड़ा अच्छा बनाने के लिए इसको मैं, चलो 5 मिनट कर दो, चलो करो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है ना आराम से कर लो, चलो करो। देखो यहाँ पे देखो सूडो फोर्स का देखो कमाल, देखो आपको ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि सर यहाँ पे 4 kg आ रहा होगा 40 न्यूटन से नीचे, यहाँ 6 kg होगा 60 न्यूटन से नीचे, तो बड़े आराम से कह सकते हैं कि इसके अंदर जो मोशन हो रहा होगा ये नीचे आ रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा। टेंशन दोनों में सेम होगा, इसमें टी है तो इसमें भी क्या होगा बच्चों, टी होगा, करेक्ट। अब देखो सूडो फोर्स, सूडो फोर्स क्या है ना कि जिधर मोशन है उसके अपोजिट में लगेगा, देखा ना, अपोजिट टू दी मोशन। मोशन किधर हो रहा है, इसका ऊपर हो रहा है, तो सूडो फोर्स किधर लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा। तो और मैग्नीट्यूड कितना होता है, एम ही होता है। देखो बड़े आसानी से मैं इक्वेशन लिखता हूँ। पहले मैं 6 kg वाले के लिए इक्वेशन लिख रहा हूँ, क्या होगी इक्वेशन सुनना। 60 न्यूटन से नीचे आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। साथ ही साथ ऊपर 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है। तो फोर्स कितना होगा, 5 × 6 30, 5 × 6 30, लेकिन वो लगेगा किधर,
अपोजिट डायरेक्शन में मतलब कि वो 30 न्यूटन में किधर लग रहा होगा, नीचे की तरफ। अगर ये आपका 6 kg का मास है तो एक तो इसमें 60 न्यूटन तो लग ही रहा है, साथ ही साथ एक 30 न्यूटन भी लग रहा है नीचे की तरफ, करेक्ट। यानी कि 60 प्लस 30 कितना हो गया बच्चों, 90। 90 माइनस 30 विल इक्वल्स टू, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है यानी कि 6a। इक्वेशन आ गई इसमें। वहीं वहीं दूसरे के लिए करो, 4 kg, 4 kg वाले के लिए क्या होगा, 40 से नीचे है, 40 न्यूटन से नीचे है, सूडो फोर्स कितना लग रहा होगा, 20 लग रहा होगा, बट जा रहा है ऊपर ही, यानी कि T माइनस 60 न्यूटन इज इक्वल्स टू 4a। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज 2। दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया, n क्यों लिख रहा हूं, 60 रहने दो। तो T से T कैंसिल आउट हो गया बच्चों, 90 माइनस 60 कितना हो गया, 30, और ये कितना हो गया 10a। a कितना आ गया, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बात समझ में, टेंशन अब यहां से निकल ही जाएगा, पुट कर दो, निकल के आ गया। समझ के बात को, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक, नोट कर लो।